वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। यह चैप्टर 2 विलयन का चौथा पार्ट है, जिसमें हेनरी का नियम पढ़ना हमको। इस नियम का प्रतिपादन विलियम हेनरी ने 1803 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, अर्थात W प्रोपोर्शनल P या W बराबर KP, जहाँ W बराबर स्थिर ताप पर विलायक के दिए हुए आयतन में घुली गैस की मात्रा है, P साम्यावस्था पर गैस का दाब है, K एक समानुपाती स्थिरांक है जिसका परिणाम गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। हेनरी के नियम को जो है हम सांद्रता और मोल प्रभाष के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, अगर वाष्प अवस्था है तो उस अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज x के समानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल x या P बराबर KH गुणे x, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि गैस के आंशिक दाब P तथा मोल प्रभाज x के मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ देखिए मोल प्रभाज दिया गया है x अक्ष पर और y अक्ष पर आंशिक दाब, तो दोनों अक्षों के बीच में यहाँ पर जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल हेनरी स्थिरांक को व्यक्त करता है। यहाँ कुछ गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया है। इसको देखिए, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। यहाँ ताप अलग दिया गया है 298 केल्विन ताप, और यहाँ पर KH का मान किलो बार में दिया गया है। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। हेनरी स्थिरांक और विलेयता में संबंध क्या है? संबंध ये है कि x गैस बराबर P अपान KH, अर्थात समान दाब पर विभिन्न गैसों की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिन गैसों का हेनरी स्थिरांक उच्च होता है उनकी विलेयता कम होती है, और जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक कम होते हैं उनकी विलेयता अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हेनरी स्थिरांक KH का मान बढ़ता है। इस कारण ताप वृद्धि पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जल में विलेयता घट जाती है। उसके बाद हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला, शीतल पेयों, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, तथा सोडा वाटर में, परंतु जब बोतल खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है। जो शीतल पेय पदार्थ में ऊपर ढक्कन लगा होता है, डाट लगी होती है, उस ढक्कन खोला जाता है तो जो उस पर दाब उस पेय पदार्थ के ऊपर है वो कम हो जाता है और ताप में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बुदबुदाहट के रूप में बाहर निकलने लगती है। दूसरा अनुप्रयोग है, गोताखोर गहरे समुद्र में श्वास लेने हेतु अधिक दाब महसूस करते हैं। अधिक वायु दाब के कारण वायुमंडलीय गैसों की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो वायु दाब धीरे धीरे कम होता है। इससे रक्त में घुलित गैसें धीरे धीरे बाहर निकलती हैं, जिससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं जो कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको बेंड्स कहा जाता है। इससे शरीर टेढ़ा हो जाता है
इस प्रभाव के बचने के लिए गोताखोर श्वास के लिए उपयोग में आने वाले टैंक में हीलियम मिश्रित वायु, जिसमें 56.2% नाइट्रोजन होती है, 32.1% ऑक्सीजन होती है तथा 11.7% हीलियम होती है, का प्रयोग करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग है फेफड़ों से रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हेनरी नियम पर ही आधारित होता है। जब हम सांस लेते हैं तो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो इनका जो आदान प्रदान होता है वो हेनरी नियम पर आधारित होता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी स्थानों की तुलना में कम होता है। इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों की सोच स्पष्ट नहीं होती है। ऐसे लक्षणों को एनाक्सिया कहते हैं। अब देखिए हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। हेनरी नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। हेनरी नियम के लिए जो है दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है गैस के विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। चौथा, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए, अर्थात गैस की आणविक अवस्था अपरिवर्तित रहनी चाहिए। पांचवा सीमा है जल में अमोनिया गैस जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बना लेता है, जो अमोनियम आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन बनाता है, और HCl गैस जल में हाइड्रोजन आयन व क्लोराइड आयन में आनित हो जाती है। अतः जल में अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैसों की विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, जबकि बेंजीन में अमोनिया व HCl की विलेयता के लिए हेनरी का नियम लागू होता है। उसके बाद अगली हेडिंग है ठोस विलयन। ठोसों के मिश्रणों की स्थिति में ये विलयन अत्यंत सामान्य होते हैं। जैसे गोल्ड तथा कॉपर ठोस विलयन बनाते हैं, क्योंकि गोल्ड परमाणु कॉपर क्रिस्टल में से कॉपर परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा इसी प्रकार कॉपर परमाणु गोल्ड क्रिस्टलों में से गोल्ड परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। दो अथवा दो से अधिक धातुओं की मिश्र धातु में ठोस विलयन होती हैं। ठोस विलयनों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर है प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। इन विलयनों में एक पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन क्रिस्टल जालक में अन्य पदार्थ के कणों का स्थान ले लेते हैं। पीतल, कांसा आदि जिंक प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन के सामान्य उदाहरण हैं। यहाँ पर दिखाया गया है। जो यहाँ खाली गोला है, खाली गोला वो विलयक को दिखाता है या प्रदर्शित करता है तथा गोले के अंदर जो बिंदु है वो विलयक को प्रदर्शित करता है। दूसरा अंतराकाशीय ठोस विलयन। इन विलयनों में पदार्थ के परमाणु अन्य पदार्थों के परमाणुओं के जालक में विद्यमान रिक्तिकाओं अथवा अंतराकाशों में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अंतराकाशीय ठोस विलयन का एक सामान्य उदाहरण टंगस्टन कार्बाइड यानी WC है। यहाँ पर इस चीज़ दिखाया गया है। जो खाली गोला है विलायक है तथा जहाँ बीच में यहाँ जो विलय है, यहाँ खाली स्थानों बीच में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसको हम अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। इसी के आधार पर अंतराकाशीय ठोस विलयन बनता है।
द्रवी विलयनों का वाष्प दाब। यदि विलायक द्रव लिया गया है तो विलयन द्रवी विलयन कहलाता है। एक खुले पात्र में यदि किसी द्रव को लिया जाए तो वाष्पीकरण की क्रिया अनिश्चित समय तक चलती रहती है, क्योंकि उच्चतम गतिज ऊर्जा वाले कण पात्र खुला होने के कारण बाहर निकलकर वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि किसी द्रव को हम स्थिर ताप पर बंद पात्र में लेते हैं तो वाष्पीकरण की क्रिया अनिश्चित समय तक लगातार नहीं चल पाती है। चूँकि वाष्प के अणुओं के गमन के लिए स्थान सीमित हैं, अतः वे ऊपर से टकराने के बाद नीचे आते हुए कुछ अणु पुनः द्रव की सतह में मिलने लगते हैं। वाष्प के अणुओं का पुनः द्रव की सतह में मिलना अर्थात वाष्प का पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण एवं संघनन एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं हैं। जब वाष्प की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है तो साम्य स्थापित हो जाता है, यानी वाष्पन और संघनन या एक दूसरे के समान उत्क्रमणीय होते हैं। अतः एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब संतृप्त वाष्प दाब या वाष्प दाब कहलाता है। किसी द्रव के वाष्प दाब को विभिन्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जिनमें से एक प्रमुख विधि बैरोमेट्रिक विधि है। इस विधि में पारे से भरी हुई नाद में पारे से भरी हुई दो लंबी बैरोमीटर नलियां उल्टी करके लगा दी जाती हैं, जिसमें से एक का प्रयोग नली तथा दूसरी नली को संदर्भ नली कहते हैं। नलियों के ऊपरी भाग को एक जैकेट में लगा देते हैं, जिसमें गैस द्रव प्रवाहित होता रहता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। तो बैरोमेट्रिक विधि द्वारा वाष्प दाब ज्ञात करना। इधर से गर्म द्रव भेजा जाता है। संदर्भ नली है, दो लगी हुई, एक प्रयोग नली है। प्रयोग नली में वाष्प, इसमें द्रव भरा गया है। प्रयोग नली में गर्म किया जाता है तो वाष्प बनती है। और ये मुड़ा हुआ पिपेट है और नीचे पारा भरा गया है। एक मुड़े हुए पिपेट की सहायता से उस द्रव को प्रयोग नली में प्रवेश कराते हैं। यहाँ पर पिपेट है, इसके द्वारा द्रव को प्रयोग नली में प्रवेश कराया जाता है इस पिपेट द्वारा, जिसका वाष्प दाब ज्ञात करना होता है। प्रयोग वाले द्रव की वाष्प बनती है और पारे की सतह नीचे गिर जाती है। दोनों नलियों में पारे की सतह का अंतर प्रयोग द्रव के वाष्प दाब को दर्शाता है। इस प्रकार किसी भी ताप पर किसी द्रव के वाष्प दाब की या वाष्प दाब को ज्ञात किया जा सकता है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक पहला द्रव की प्रकृति और दूसरा ताप है। वे द्रव जिनके अणुओं के बीच दुर्बल अंतराणविक बल यानी वान डेर वाल्स आकर्षण बल उपस्थित होता है, उनका वाष्प दाब अधिक होता है, क्योंकि द्रव के अधिक अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। यही कारण है कि डाईएथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है। द्रवों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। दूसरा कारक ताप है। ताप बढ़ने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अधिक अणु द्रव सतहों को छोड़कर वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। किसी द्रव के तापों यानी T1 तथा T2 पर वाष्प दाबों P1 एवं P2 को निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है।
log आधार 10 P2/P1 बराबर डेल्टा एच वाष्पन यानी वाष्पन की ऊष्मा बटा 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1, जहाँ T2 अंतिम ताप है, T1 प्रारंभिक ताप है, बटे प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप दोनों का गुणा T1 इंटू T2, जहाँ डेल्टा एच वाष्पन की ऊष्मा तथा R गैस का स्थिरांक है। द्रव विलयन का वाष्प दाब। जब किसी वाष्पशील द्रव यानी जो विलय होता है, विलय द्रव का विलयन वाष्पशील द्रव यानी विलायक में बनाया जाता है, तब विलयन में दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं। तब विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। माना कि किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव द्रव के रूप में A और B उपस्थित हैं। इन अवयवों के आंशिक दाब क्रमशः PA और PB हैं हो और विलयन का कुल वाष्प दाब P हो तो P बराबर अवयव A का वाष्प दाब प्लस अवयव B का वाष्प दाब। राउल्ट ने इन विलयनों के लिए एक मात्रात्मक संबंध दिया, जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है, जिसके अनुसार एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज यानी मोल अंश के समानुपाती होता है। माना कि किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव A तथा B हैं। उनके विलयन में उनके आंशिक दाब क्रमशः PA तथा PB हैं तथा उनके मोल प्रभाज क्रमशः XA तथा XB हैं, तो राउल्ट के नियमानुसार PA प्रोपोर्शनल XA या PA बराबर P0 XA ये समीकरण नंबर 1, PB प्रोपोर्शनल XB या PB बराबर P0B XB समीकरण नंबर 2, जहाँ P0A तथा P0B क्रमशः शुद्ध अवस्था में द्रव अवयव A तथा B के वाष्प दाब हैं। अवयव A का मोल प्रभाज बराबर होता है XA बराबर NA बटे NA प्लस NB, जहाँ NA तथा NB क्रमशः अवयव A तथा B के मोल हैं। इसी प्रकार से अवयव B का मोल प्रभाज या मोलंश XB बराबर NB/NA प्लस NB। नियमानुसार विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB, यहाँ ऊपर दिया गया था, यहाँ पर ऊपर दिया गया है PA बराबर PA प्लस PB। तो यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो यहाँ P बराबर हो जाएगा P0A XA प्लस P0B XB समीकरण नंबर 3। अब चूँकि XA प्लस XB जो अवयव A का मोल प्रभाज प्लस अवयव B का मोल प्रभाज दोनों का योग 1 होता है, इसलिए XA बराबर 1 माइनस XB, अतः P बराबर P0A ब्रैकेट में 1 माइनस XB प्लस P0B XB या P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB। इसको हल करेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो P बराबर P0A प्लस XB ब्रैकेट में P0B माइनस P0A, ये समीकरण नंबर 4। एक निश्चित ताप पर P0A व P0B का मान निश्चित होता है, अतः विलयन का कुल दाब P अवयव के मोल प्रभाज XA तथा XB का रेखीय फलन होता है। यदि P को XA या XB के सापेक्ष आरेखित करें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है।
यहाँ देखिए दिखाएगा ये वाष्प दाब है, इधर मोल प्रभाज है और इसको रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ P बराबर पी ए प्लस पी बी और ये यहाँ जो रेखा खींची गई पी बी बराबर पी जीरो बी एक्स बी, यहाँ पर पी ए प्लस बराबर पी जीरो ए एक्स ए, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0 माना गया, तो एक्स ए बराबर 0, यहाँ एक्स बी बराबर 1। इसे पूर्ण रेखा द्वारा दिखाया गया है। एक्स एक शुद्ध अवयव ए है, एक्स बी बराबर 1 शुद्ध अवयव बी। समीकरण 4 से निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष यह है कि किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मूल प्रभाव से संबंधित किया जा सकता है। दूसरा, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव बी के मूल प्रभाज के साथ रेखीय रूप में परिवर्तित होता है। चित्र के आरेख से स्पष्ट है कि विलयन के कुल वाष्प दाब का न्यूनतम मान P0A और अधिकतम मान P0B है, अर्थात अवयव A अवयव B की अपेक्षा कम वाष्पशील है। वाष्प प्रावस्था में संगठन। वाष्प प्रावस्था का संगठन अवयवों के आंशिक दाब द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि YA तथा YB अवयव A और B के वाष्प प्रावस्था में मूल प्रभाज हों तो PA बराबर YAP तथा PB बराबर YBP, जहाँ P कुल वाष्प दाब है। उसके बाद राउल्ट का नियम, हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील अवयव A का वाष्प दाब उसकी मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात P बराबर P0A XA। यदि किसी द्रव में गैस के विलयन में गैसीय अवयव A इतना वाष्पशील है कि वह गैस के रूप में ही रहता है, तो उस गैस की विलेयता हेनरी नियम द्वारा व्यक्त की जाती है, अर्थात PA बराबर KH XA। दोनों नियमों की तुलना करने पर वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। केवल समानुपातिक स्थिरांक KH और P0A में भिन्न होती है। अतः राउल्ट का नियम हेनरी नियम की एक विशिष्ट स्थिति है, जिसमें KH का मान P0A के मान के बराबर हो जाता है। उसके बाद ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन और उसका वाष्प दाब। जब कोई ठोस पदार्थ किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन के कुछ भौतिक गुण उसके शुद्ध विलायक के भौतिक गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे वाष्प। यदि किसी विलायक में कोई एक अवाष्पशील विलेय के साथ विलयन बनाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक की वाष्प के कारण होता है। एक निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्पन में द्रव की सतह के अणु भाग लेते हैं, अतः यह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। विलयन की सतह पर विलेय और विलायक दोनों कण उपस्थित होते हैं, अतः सतह का विलायक अणुओं से घिरा क्षेत्र कम रह जाता है और सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है। इस कारण विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। विलयन के वाष्प दाब में कमी विलयन में स्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसके प्रकृति पर नहीं। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम जल में 1 मोल ग्लूकोज घोलने पर जल के वाष्प दाब में उतनी ही कमी होती है जितनी कि 1 किलोग्राम जल में 1 मोल यूरिया घोलने पर होती है। इस प्रकार के विलयनों में राउल्ट के नियम को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। नियम यह है, राउल्ट का नियम, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब इसके मूल प्रभाज
या मूल अंश के समानुपाती होता है। यदि कोई विलेय अवाष्पशील हो तो विलायक की वाष्प की दाब ही विलयन का वाष्प दाब होता है, अर्थात PA प्रोपोर्शनल XA या PA बराबर P0A XA। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। विलायक के मूल प्रभाज और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा होती है। यहाँ वाष्प दाब और मूल अंश के बीच ग्राफ बनाया गया है, तो यहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यदि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है तो चित्र में प्राप्त सरल रेखा शून्य से प्रारंभ होकर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब शून्य से प्रारंभ होकर के यहाँ तक विलायक के वाष्प दाब P0A तक बढ़ती जाती है। उसके बाद आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है? वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हों आदर्श विलयन कहलाते हैं। दो अवयव A तथा B से बने आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, अर्थात P बराबर PA प्लस PB या P बराबर P0A XA प्लस P0B XB। दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है, अर्थात मिश्रण में परिवर्तित आयतन या डेल्टा मिश्रण V बराबर। तीसरा, दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। एंथैल्पी माने ऊष्मा अपरिवर्तित हो रहती है, अर्थात ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही ऊष्मा का क्षेपण होता है, अर्थात डेल्टा मिश्रण H बराबर 0। चौथा, विलयन में A तथा B जब भी ससंजक बल होता है, इस ससंजक बल का परिमाण अवयवों में उपस्थित ससंजक बलों AA के परिमाण एवं BB के परिमाण के बराबर होता है। इसके लिए कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे बेंजीन व टॉलुएन द्रवों से बना विलयन यह आदर्श विलयन होता है। नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल हेप्टेन द्रवों से बना विलयन आदर्श विलयन होता है। क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन द्रवों से बना विलयन आदर्श विलयन होता है। एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल आयोडाइड द्रव से बना विलयन आदर्श विलयन होता है। मेथेनॉल व एथेनॉल द्रव से बना विलयन आदर्श विलयन होता है। इसके बाद अनादर्श विलयन। वे विलयन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं और अवयवों के निर्माण के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलेय एवं विलायक के मध्य उपस्थित ससंजक बल का परिमाण विलेय या विलायक के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के परिमाण से भिन्न होते हैं, अर्थात यदि विलयन दो अवयवों A और B से मिलकर बना है तो पहली कंडीशन है PA इक्वल टू नॉट P0A XA एवं PB इक्वल टू नॉट P0B XB। डेल्टा मिश्रण H बराबर इक्वल टू नॉट 0, डेल्टा मिश्रण V इक्वल टू नॉट 0। चौथा, AB आकर्षण बल इक्वल टू नॉट AA या BB आकर्षण बल। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। वे विलयन जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, वे विलयन जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पर अनुनाद विलयन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, और दूसरा एग्जाम्पल है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। धनात्मक में एथेनॉल प्लस जल, ईथर प्लस एसीटोन। ऋणात्मक में क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। इसी प्रकार धनात्मक में कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मेथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, मेथेनॉल प्लस जल, एसीटोन प्लस एथेनॉल। ये सभी जो होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जल प्लस HCl, जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, प्रीडीन प्लस एस्टिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर, एसीटोन प्लस एनिलीन, मेथेनॉल प्लस एस्टिक अम्ल, ये सभी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर दिखाया गया है। इसके बाद धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शन करने वाले विलयनों में अंतर। इसके बाद स्थिर क्वाथीय विलयन क्या है? दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाथीय मिश्रण कहलाता है। अतः वे मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्थाओं में संगठन समान होता है और जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथीय विलयन कहलाते हैं। इनको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला उच्चतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। इनमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक वाले क्वथनांक उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है। यह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला एक अनादर्श विलयन होता है। जैसे जल व एथेनॉल के क्रमशः 5% व 95% के मिश्रित विलयन का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है, जो जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से व एथेनॉल के क्वथनांक 78.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसी प्रकार 93.2% एथेनॉल व 6.8% क्लोरोफॉर्म के मिश्रित विलयन का क्वथनांक 59.3 डिग्री सेल्सियस उनके क्वथनांकों से कम होता है। दूसरा निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकीय मिश्रण। इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक मिश्रण के किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है। यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। जैसे 68% नाइट्रिक अम्ल तथा 32% जल के मिश्रित विलयन का क्वथनांक 120.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जो नाइट्रिक अम्ल व जल के क्रमशः क्वथनांकों 86 डिग्री सेल्सियस व 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च होता है। इसी प्रकार मेथेनॉल व एस्टिक अम्ल के मिश्रित विलयन का क्वथनांक उनके क्वथनांकों से उच्च होता है। इसके बाद विलयनों का अणुसंघ गुणधर्म क्या है? विलयनों के वे भौतिक गुण जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। इन गुणों का संबंध उनकी रासायनिक संरचना या संगठन से नहीं होता है। ये गुण विलयन में कणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसी क्रम में समान रूप से बढ़ते हैं। इन गुणों में विद्युत अपघटनों के आयन कणों के समान व्यवहार करते हैं। विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म निम्नलिखित हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन,
हिमांक का अवनमन और तथा परासरण दाब। इसके बाद वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और राउल्ट का नियम। किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी द्रव यानी विलायक में निश्चित ताप पर घोलने पर द्रव के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है, अतः स्पष्ट है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम रहे। यदि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है तथा उसके ज्ञात शक्ति वाले विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हो का उसी ताप पर वाष्प दाब Ps है, तो P0 तथा Ps के अंतर P0 - Ps को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का यह अवनमन विलायक में घोले गए विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है, अर्थात अवाष्पशील विलेय पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर नहीं। विलयन के वाष्प दाब के कम हो जाने का कारण विलयन की सतह से विलायक के अणुओं की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय के कुछ अणु विलयन की सतह पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिससे सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है। इसे एक सरल प्रयोग द्वारा देखा जा सकता है। समान प्रकार के दो बीकरों में, एक में विलायक और दूसरे में अवाष्पशील पदार्थ का उसी विलायक में विलयन समान सतह तक लेते हैं। यहाँ दोनों दिखाया गया है। शुद्ध विलायक में विलयन का वाष्प दाब, एक में शुद्ध विलायक है, एक में विलयन है। दोनों खाली बेलजार से ढक देते हैं, ऊपर से ढक दिया गया है। दोनों में साम्य स्थापित होने पर विलयन वाले बीकर की अपेक्षा, ये विलयन वाला बीकर है, की अपेक्षा शुद्ध विलयन वाले बीकर, शुद्ध विलयन यानी विलायक वाले बीकर में द्रव सतह अधिक नीचे चली जाती है, यानी इसमें वाष्पीकरण जो होता है ज़्यादा होता है और इसमें वाष्पीकरण कम होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया ये। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।